अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मेरा नाम है हिना। आज ये सेकंड पार्ट है हमारा ईवीएस का, जिसमें हम ईवीएस नोट्स डिस्कस करेंगे। तो एक बच्ची थी, उसकी इस पर ये कहानी बनाई गई है। अमृता खेजड़ी गांव में रहती थी। कौन से गांव में? खेजड़ी। खेजड़ी एक गांव का नाम है। खेजड़ी गांव राजस्थान में है। खेजड़ी गांव में विश्नोई लोग रहते थे। खेजड़ी एक्चुअल में एक दरख्त का नाम है, एक ट्री है खेजड़ी। और चूंकि उस गांव में बहुत ज़्यादा खेजड़ी के दरख्त थे, तो इसके लिए उस गांव का नाम खेजड़ी गांव पड़ गया था। खेजड़ी गांव कहाँ पर है? राजस्थान में है। खेजड़ी गांव में कौन से लोग रहते थे? बिश्नोई लोग रहा करते थे, कबीले रहा करते थे। खेजड़ी में 300 साल पहले लकड़ी से बने घर होते थे। उस टाइम पे, यानी कि आज से 300 साल पहले की बात की जा रही है। ये 300 साल पहले वहाँ पर बिश्नोई लोग रहते थे, ठीक है। और वहाँ पर किस प्रकार के घर होते थे? वहाँ पर लकड़ी के बने हुए घर होते थे। और कौन सी लकड़ी के होते थे? वो खेजड़ी लकड़ी के ही होते थे। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता था। खेजड़ी ये एक ऐसा पेड़ था जिसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता था। इसकी छाल दवा बनाने के काम में आती थी। किसकी? खेजड़ी पेड़ जो था, जो दरख्त था, खेजड़ी ट्री था, उसकी जो छाल होती थी तो वो भी कैसी होती थी? दवा बनाने के लिए इस्तेमाल में आती थी। इस पेड़ की जो फलियां होती थी उसको सब्जी में इस्तेमाल किया जाता था और उसकी पत्तियां जानवर खाते थे। यानी कि ये जो पूरा ट्री था, खेजड़ी पूरा पेड़ था, ये बहुत ही यूजफुल था, ठीक है। वो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। उसकी लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी घर बनाने के लिए। उसके लकड़ियों को कीड़ा भी ख़राब नहीं कर पाता था, इसलिए वो और ज़्यादा अच्छी होती थी। उनके घर भी जल्दी ख़राब नहीं होते थे। इसकी छाल से दवा बनाई जाती थी। इसकी फलियाँ भी इस्तेमाल की जाती थी और उसी के साथ साथ पत्तियाँ भी जानवर खाते थे। फलियाँ इंसान खाते थे सब्ज़ी बनाकर, और पत्तियाँ जानवर खाते थे। ये है खेजड़ी पेड़। यह है खेजड़ी, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। यह है उनकी फलियाँ, ये पत्तियाँ हैं। फलियों को सब्जी बनाई जाती थी, पत्तियों को जानवरों को खिलाया जाता था। इसकी जो छाल होती थी दरख्त की, उससे क्या बनाई जाती थी? दवाइयाँ बनाई जाती थी। और जो भी लकड़ी से वुड हासिल होता था, तो लकड़ियों से घर बनाए जाते थे, ठीक है। ये पूरा के पूरा दरख्त जो है वो पूरा यूजफुल था उन लोगों के लिए। कौन से लोगों के लिए? बिश्नोई लोग वहां पर रहा करते थे, उन लोगों के लिए। तो उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि खेजड़ी जो दरख्त था वो कहाँ था और उसकी फलियाँ इस्तेमाल की जाती थी, दरख्त से दवाइयाँ बनाई जाती थी। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अनीता की मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ हनी बी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हनी बी। उर्दू में कहते हैं शहद की मक्खियाँ, शहद की मक्खी, ठीक है। तो अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता कौन से? एक लड़की है जिसका नाम है अनीता। अनीता ये बेचाहा गांव में रहती थी। बेचाहा गांव कहाँ है? बेचाहा गांव जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी अंडे देती है। मधुमक्खी के छत्ते में कौन सी मक्खी अंडे देती है? रानी जो मधुमक्खी होती है, रानी मक्खी जो होती है, तो वो अंडे देने का काम करती है सिर्फ। और जो छत्ते में नर मधुमक्खियाँ होती है वो बिल्कुल आलसी होती है, बिल्कुल कम काम करती है, ठीक है। और जो सारा काम होती है वो कौन सी करती है? जो मजदूर मक्खियाँ होती है, काम करने वाली मक्खियाँ होती है, वो काम करती है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर माह में अंडे देती है, इसलिए इन महीनों में मधुमक्खियाँ पालन किया जाता है। ये जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। मधुमक्खियाँ कौन से महीने में अंडे देती है? दिसंबर माह में अंडे देती है, अक्टूबर से दिसंबर माह में। इसलिए अक्टूबर से दिसंबर के जो महीने होते हैं तो ये मधुमक्खियाँ पालन के लिए बेस्ट होते हैं,
तो आपसे पूछा जा सकता है कि मधुमक्खियाँ पालन के का कौन से जो पीरियड होता है तो वो कौन सा होता है, किस पीरियड में करना चाहिए, तो अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में करना चाहिए। ठीक है, बढ़ जाते हैं इसी के साथ आगे। चटनी के साथ ढोकला, ठीक है, खमन ढोकला आपने सुना होगा। तो चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई, ये सब कहाँ पर इस्तेमाल में आते हैं, कहाँ पर खाए जाते हैं, तो ये सब गुजरात का प्रसिद्ध खाना है, खास खाना है गुजरात का। ठीक है, क्या क्या है, चटनी के साथ ढोकला है, लेमन राइस है, और उसी के साथ साथ मिठाई भी वहाँ पर बहुत इस्तेमाल में आती है। हर खाने के बाद वहाँ पर मिठाई खाई जाती है। तो ये देखिए, ये है ढोकला, बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, ढोकला। पिक्चर लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके जहन में वो तस्वीर नक्श हो जाए, छप जाए, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पता चले कि हाँ ये हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, इसलिए। ठीक है, तो ये है ढोकला, ये है मिठाई, और ये है लेमन राइस। जिस तरह से पोहा बनाया जाता है इसी तरह से ये लेमन राइस होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ का है, ये गुजरात का है, गुजरात का प्रसिद्ध खाना है, खास खाना है। इसके बाद है वलसाड़ और अहमदाबाद। कहाँ पर है, तो वलसाड़ और अहमदाबाद जो है वो गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है, कोझिकोड को कैलिकट भी कहते हैं। मडगांव गोवा में स्थित है। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। कितनी सुरंगें हैं, 92 सुरंगें हैं, 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल है। कहाँ से, गोवा से, तो केरल के रास्ते में। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन कहाँ कहाँ पर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य से गुजरती है। ठीक है, गुजरात से जब केरल के लिए ट्रेन निकलती है तो कहाँ कहाँ से जाती है, पहले महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, ऐसे जाके फिर वो केरल तक पहुंचती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, हम सबको पता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो मलयालम होती है वो कहाँ पर बोली जाती है, ये भी देख लीजिए, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो मलयालम होती है वो केरल में इस्तेमाल में आती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। जो कोंकणी भाषा होती है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। कौन सी भाषा, कोंकणी भाषा। जो मराठी भाषा होती है वो महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन में, द्वीप, दादर और नगर हवेली में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तो याद रखिएगा, मलयालम केरल में, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी खासतौर पर महाराष्ट्र में, और फिर गोवा, दमन, द्वीप, दादर और नगर हवेली में भी बोली जाती है। गुजराती गुजरात में, कन्नड़ जो होती है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इसके बाद देख लेते हैं हम ट्रेन टिकट। हम तमाम जो भी बड़ी सिटी में रहते हैं या गांव में भी रहते हैं तो कभी ना कभी तो ट्रेन का सफ़र करते ही है कहीं भी जाने के लिए। तो ट्रेन का जो टिकट होता है तो उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, तो नॉर्मली ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र की तारीख होती है, ठीक है, कौन से दिन हम सफ़र कर रहे हैं, कौन सी डेट पर सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सीट नंबर होता है, डिब्बा कौन सा डिब्बा है, ठीक है, D3 है, S3 है, क्या है। उसके बाद जो फेयर है, किराया कितना है, और दूरी के इस सिटी से इस सिटी जहाँ पर हम जा रहे हैं उसके डिस्टेंस किलोमीटर में कितना है वो बताया जाता है। मिसाल के तौर पर ये एक ट्रेन का टिकट है, ठीक है। तो क्या क्या होता है ट्रेन के टिकट पर, तो यहाँ पर नाम भी होता है, ठीक है, जो हम रिजर्वेशन करवाते हैं उस पर नाम भी होता है। तो ये नॉर्मली आप देख लीजिए, ठीक है। ट्रेन नंबर है यहाँ पर,
PNR नंबर है। उसके बाद ये कहाँ से जा रही है, कल्याण जंक्शन से भुसावल जंक्शन जा रही है। ट्रेन का नाम है गीतांजलि एक्सप्रेस। ये यहाँ पर रुपीस लिखे हुए हैं, कितने रुपये का टिकट है, कितने टिकट लिए गए हैं, कोच कौन सा है, तो S14 है। सीट नंबर यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, मेल है फीमेल है, और कितनी एज है वो दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये तमाम इंफॉर्मेशन टिकट पर आती है। डेट, ठीक है, डेट मैं भूल गई हूँ बताना है डेट। किलोमीटर यहाँ पर 391 किलोमीटर है। तो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम सबको पता ही है, फिर भी आप एक बार देख लिए हमने। इसके बाद कबड्डी को और क्या क्या कहते हैं, ठीक है। कबड्डी खेल हम सबको पता है, एक प्रकार का खेल होता है कबड्डी। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो कहीं पर इसको चेडू गुडू बोला जाता है, कहीं पर इसको हुतुतु बोला जाता है, कहीं पर हाडूडू बोला जाता है, कहीं पर छू किट किट, या फिर कहीं पर कबड्डी। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो नॉर्मल खाली याद रखना है अगर आ गया तो, वरना कुछ इतना वो नहीं है। कौन सा कबड्डी को क्या क्या कहा जाता है, चेडू गुडू, हुतुतु, हाडूडू, छू किट किट या कबड्डी। तो हुतुतु याद रखिएगा, हुतुतु कबड्डी को ही कहते हैं। इसके बाद कन्नम मल्लेश्वरी। कौन थी ये कन्नम मल्लेश्वरी? कन्नम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश में रहती है। कहाँ पर, कहाँ की रहने वाली है ये? आंध्र प्रदेश की। कन्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। क्या? वेट लिफ्टर, भार उठाने वाली, वजन उठाने वाली, ठीक है। वेट लिफ्टर मतलब भार उठाना। कन्नम मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की आयु से वेट उठाना शुरू किया था। उन्होंने वजन कब से उठाना शुरू किया था? वेट 12 वर्ष की हो गई थी तब से उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। वो 130 किलोग्राम वेट उठा सकती है। कितना? 130 किलोग्राम वेट उठा सकती है। उन्होंने 29 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते। कितने जीते हैं? 29 जीते हैं। 29, ये याद रखिएगा। उनके पिताजी हवलदार हैं। उनकी 4 बहनें भी हैं, और वो भी क्या करती है? वेट उठाने का ही काम करती है, वेट उठाने का भी ही अभ्यास कर रही है। जिस तरह से हमने देखा था अभी बीच में आमिर खान की एक मूवी निकली थी, ठीक है, उसमें नैना वाला सॉन्ग है। तो उसमें भी आमिर खान सब जो भी बहनें होती है वो सब एक ही प्रकार में चलते जाती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी बड़ी बहन का देख के छोटी बहनें भी वेट उठाने का काम करती हैं। यह है कन्नम मल्लेश्वरी। 130 किलोग्राम तक वेट उठा सकती है। 29 कितने अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग। फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली में स्थित है, ठीक है। मधुबनी एक चित्रकला पेंटिंग है जो बिहार में मधुबनी नाम के एक जिले के नाम पर रखी गई है। कहाँ पर बनाई जाती है? याद रखिएगा, बिहार में बनाई जाती है, और इसका नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है, ठीक है, एक जिले के नाम पर रखा गया है। मधुबनी नाम का एक जिला है, कहाँ पर? बिहार में है। तो इसलिए उस पेंटिंग को क्या नाम दिया गया? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनाई जाती है। किसमें? चावल के आटे में, चावल के पाउडर में रंग मिलाया जाता है। चावल के जो आटा है उसको रंगा जाता है और फिर उससे वो पेंटिंग तैयार की जाती है। इनमें कौन कौन से कलर? इनमें नील, हल्दी और मुख्तलिफ किस्म के जो फूल होते हैं उनके रस को निकाल कर उनके रंगों को इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? मधुबनी पेंटिंग के लिए। याद रखिएगा, नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है और चावल के पाउडर को रंग कर फिर उसको पेस्ट किया जाता है।
मधुबनी पेंटिंग में मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवरों को दर्शाया गया है। क्या क्या बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग में? मधुबनी पेंटिंग में मनुष्य बनाए जाते हैं, यानी कि इंसान, जानवर दिखाई देते हैं, और फिर कहीं पर पेड़, कहीं पर फूल, कहीं पर मुख्तलिफ किस्म के पक्षियाँ दिखाई देते हैं, यानी कि परिंदे, बर्ड्स, मछलियों को, और कई ऐसे अन्य जानवरों को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग की एक मिसाल है, देखिए इसमें किसको दर्शाया गया है? इसमें बर्ड्स को, जो परिंदे होते हैं, फूलों को, पेड़ों को दर्शाया गया है। बड़ी ही खूबसूरत पेंटिंग होती है ये। तो ये है मधुबनी पेंटिंग। उसके बाद है, पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर को मिट्टी का लेप करते थे। गोबर, वो मिट्टी का लेप करते थे, मिट्टी में गोबर को मिलाकर क्या करते थे? दीवार जो होती थी मिट्टी की बनाई जाती थी। पहले सीमेंट वगैरह नहीं था, तो इसलिए मिट्टी का उपयोग किया जाता था घर बनाने के लिए। तो जब घर मिट्टी के होते थे तो उनको लीपा जाता था, और लिपने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? मिट्टी के पानी बनाया जाता था, एक घोल तैयार किया जाता था, उसमें कपड़े को डुबोकर फिर उसको क्या किया जाता था? दीवारों पर कपड़े को पोछा लगाया जाता था। जिस तरह हम पानी में डुबाकर फर्श साफ करते हैं, उसी तरह से वो कीचड़ वाला पानी होता था, उसमें कपड़े को डुबाया जाता था और फिर दीवारों पर घिसा जाता था। तो उस पानी में, मिट्टी वाले पानी में क्या किया जाता था? गोबर को भी मिलाया जाता था। किस लिए मिलाया जाता था गोबर को? ताकि वो जो दीवारें हैं तो मिट्टी की बनी हुई, उसमें कीड़ा ना लगे, इसलिए क्या है, छोटे छोटे कीड़े लग जाते थे नहीं तो इसलिए वहां पर गोबर का उपयोग किया जाता था। फर्श पर भी गोबर लिपा जाता था, पूरा मिट्टी नहीं मिलाई जाती थी उसमें, सादा गोबर लिपा जाता था, और दीवारों पर मिट्टी भी मिलाई जाती थी। पहले लोग नीम तथा कीकर की लकड़ियों का छत बनाते। क्यों बनाते छत नीम का और कीकर का? क्योंकि इनको दीमक नहीं लगती थी। ये ऐसी लकड़ियां हैं जिनको दीमक नहीं लगती है। काजी खान, ये जगह अब पाकिस्तान में है। काजी खान एक जगह है जो कहाँ पर स्थित है? अब वो पाकिस्तान में है। जब पार्टीशन हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो वो पाकिस्तान में चली गई। गीजूभाई बड़ेकर, गीजूभाई बड़ेकर गुजरात के रहने वाले थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई किस्म की बहुत सारी कहानियां लिखी है। ठीक है, एक राइटर थे गीजूभाई बड़ेकर, उन्होंने बच्चों के लिए क्या किया? बहुत सारी कहानियां लिखी। इंडियन रॉबिन, जिसे हम किलचड़ी कहते हैं, ये क्या है? एक बर्ड है, एक पक्षी है। ये पक्षी कहाँ पर अपने अंडे देता है? इंडियन रॉबिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा कौन सा पक्षी कहाँ पर अंडे देता है। इंडियन रॉबिन किलचड़ी पक्षी अपने अंडे सड़क के किनारों पर या पत्थरों के बीच देता है। कहाँ पर देता है? सड़क के किनारे पर और पत्थरों के बीच में अंडे देता है। जैसे कि मैं आपको शक्ल के जरिए बता देती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये कहीं भी किनारों पर या फिर पत्थरों के बीच अपने अंडों को दे देता है। कौन? रॉबिन बर्ड। ठीक है, अपने अंडे देता है इस तरह से पत्थरों के बीच या सड़क के किनारों पर। उसके बाद है कोयल कहाँ देती है अपने अंडे? तो कोयल अपने अंडे कौवों के घोंसले में दे देती है। कौवे के घोंसले में ही उसकी बच्चे भी निकलते हैं। ठीक है, कौवा ही उस पर बैठता है और उसके बच्चे निकलते हैं। फिर पक्षी घोंसला अंडे देने के लिए बनाते हैं। पक्षी घोंसले में रहते नहीं हैं, लेकिन जब वो अंडे देते हैं तो अंडे देने के लिए वो क्या करते हैं? घोंसलों को बनाते हैं। और जब वो अंडे फूट जाते हैं, उसमें से बच्चे निकल जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? वो घोंसले को छोड़ देते हैं जब बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं। फाख्ता वो पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है। कहाँ पर बनाता है फाख्ता? फाख्ते को क्या कहते हैं? डव। ठीक है, तो ये कहाँ पर अंडे देते हैं? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अंडे देते हैं। तो ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है फाख्ता
और ये कहाँ पर बैठा है, कैक्टस के ऊपर बैठा है, और यहाँ पर वो जगह बनाकर क्या करते हैं, अंडों को देते हैं अपने अंडे। गौरैया और कबूतर पुराने घरों में घोंसला बनाते हैं। गौरैया एक बर्ड है और कबूतर क्या करते हैं, पुराने जो घोंसले होते हैं उनमें अपना घर बनाते हैं या कहीं पर भी रह लेते हैं, इनका कोई इतना टेंशन नहीं है। बसंत गौरी, ठीक है, बसंत गौरी एक बर्ड है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। कहाँ अंडे देती है ये, पेड़ का जो ट्रंक होता है, ठीक है, तना होता है, तो इसमें अंडे देती है वो छेद करके। जो दर्जिन चिड़िया होती है ये पत्तों को अपनी चोंच से, चोंच आना चाहिए था, चोट नहीं आना चाहिए था, या चोंच से सीती है किस पत्तों को, और फिर उनके बीच में क्या करती है, अपना घोंसला बनाकर वहां अंडे देती है। जो शक्करखेरा होता है वो डाली पर उल्टा लटकता हुआ, बड़ा ही खूबसूरत दिखता है इसका घोंसला, तो उल्टा लटकता हुआ घोंसला बनाता है। वीवर, नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और फिर मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। बहुत सारे घोंसले बनाते हैं नर, और मादा उन घोंसलों को देखती है, और जो भी घोंसला उसे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो उन्हीं को चुनती है अपने अंडे देने के लिए। तो चलिए इसके भी हम शक्लें देख लेते हैं। ये है बसंत गौरी, जिसे वुड पीकर कहते हैं। ये क्या करती है, इस तरह से तनों में छेद करती है, और छेद करने के बाद यहाँ पर घोंसला बनाकर यहाँ पर अपने अंडों को देती है। इसकी जो चोंच होती है, उसकी नोक बहुत ज़्यादा ही बारीक होती है, ठीक है। तो कौन सी थी ये, बसंत गौरी, जिसको वुड पीकर कहते हैं। उसके बाद है ये शक्करखेरा। शक्करखेरा को और क्या कहते हैं, बया पक्षी, ठीक है, वीवर बर्ड। ये इस तरह से उल्टा लटकता हुआ घोंसला ट्री पर बनाता है, ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत घोंसला दिखता है ये। और ये ज़्यादातर कहाँ बनाते हैं, दरिया के किनारे पर अपने घोंसले बनाते हैं, और एक ही ट्री पर बहुत सारे घोंसले होते हैं इनके, ठीक है, कॉलोनी टाइप, यानी बहुत सारे बर्ड्स मिलकर, देखिए यहाँ पर इस तरह से ये दरिया के किनारों पर बनाते हैं अपने घोंसले, दरियाओं के किनारों पर अपने घोंसले बनाते हैं, और कॉलोनी टाइप रहते हैं। 15-20 घोंसले एक ही ट्री पर लटकाए जाते हैं, और तमाम कॉलोनी में रहते हैं वो लोग झुंड में, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये। उसके बाद आगे है, यह है टेलर बर्ड, ठीक है। तो ये क्या करती है, पत्तों को सीता है, और पत्तों को सीकर क्या करती है, दर्जनी, जिसे दर्जनी चिड़िया कहते हैं, एक टाइप की स्पैरो है ये, इंग्लिश में टेलर बर्ड कहते हैं। तो ये देखिए, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, इसको इसने इस तरह से सी दिया, और इसके अंदर उसने अंडे दिए, जिसमें से बच्चे भी अब निकल आए हैं। तो इस तरह से ये सीती है। पिक्चर लगाने का मकसद यही है कि आपको याद रहे बस, ठीक है। दर्जनी चिड़िया किस तरह से बनाती है, पत्तों को अपनी चोंच से सी कर बनाती है घोंसला। उसके बाद है हॉलगुंडी, ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है हॉलगुंडी, कर्नाटक में है। वहाँ पर बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता था, भीमा संघ कहा जाता था। बच्चों की पंचायत हुआ करती थी, और पंचायत को क्या नाम दिया गया था, भीमा संघ नाम दिया गया था। पानी की टंकी को साफ करने का कदम भीमा संघ के बच्चों ने उठाया था। एक गांव था, ठीक है, हॉलगुंडी था शायद वो, और वहाँ पर क्या हुआ था, एक टाइम कहत पड़ गया था पानी का, पानी भरने के लिए कुछ नहीं था, पानी ख़त्म हो चुका था, और जब बारिश आने वाली थी तो पानी जमा करने के लिए जो बड़ी पानी की टंकी थी उसमें कचरा भर दिया करते थे लोग, तो उसको साफ़ किया गया फिर पानी की किल्लत की वजह से। तो उसको साफ़ करने का जो काम किया था, तो वो भीमा संघ, जो बच्चों की पंचायत थी, उन्होंने पहला कदम उठाया था कि इसको साफ़ किया जाए, बल्कि, और पहला कदम उठाने के बाद उसको साफ़ किया गया, फिर उसमें पानी भरा गया, ठीक है। फिर नॉर्मल होने के बाद वापस से उसको बंद कर दिया गया, वो बात अलग थी। नालमड्डा आंध्र प्रदेश में है। नालमड्डा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। भेला घर बांस से
बनता है भेला घर। भेला घर कहाँ पर बनता है? आसाम में बनता है। और कैसे बनता है? बांस से बनाया जाता है वो पूरा। उनका एक त्यौहार है बिहू त्यौहार, उस त्यौहार को मनाने के लिए ये बनाया जाता है। तो ये देखिए, ये है भेला घर। इस तरह से ये पूरा बांस का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग शेप्स के, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो उस तरह से बनाता है। मैंने एक मिसाल दी है आपको, ठीक है। ये भेला घर है। ओक, ओक बरगद की लटकी हुई जो शाखाएं होती है वो क्या होती है? बरगद की लटकी हुई शाखाएं उसकी जड़ें होती है। क्या होती है? जड़ें होती है। याद रखिएगा, ये एक पॉइंट है जो कि मैंने डाला है। ओक डिजर्ट, ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा, ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डिजर्ट ओक पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है। कितनी बहुत लंबी होती है इसकी जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, वो कितनी 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है। जितना ऊपर उसका ट्री है उसके 30 गुना नीचे उसकी जड़ें होंगी, इतनी नीचे तक जाती है। और वहां से फिर वो पानी को क्या करती है? पानी को पेड़ के तने में जमा करती है नीचे जाके। और फिर जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है तब क्या किया जाता है? वहां से पानी निकाला जाता है पाइप डाल के, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब पॉइंट कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी शक्ल देख लेते हैं हम, ट्री देख लेते हैं, जिसकी वजह से आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। कौन सा? ये डिजर्ट ओक, ठीक है। डिजर्ट, पता नहीं इसको भी क्या हो गया है, ओक प्रिंट नहीं हो रहा है सही से। डिजर्ट ओक, तो ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, ये जितनी ऊपर तक ट्री है उससे कई गुना ज़्यादा नीचे है जड़ें उसकी। यहाँ पर हम देख सकते हैं मिट्टी में फैली हुई जड़ें हैं, और भी नीचे तक ये पहुँचती है, और पहुँचकर फिर क्या करती है? पानी लेने का काम करती है। ये देखिए, इस तरह से इसके तने में एक पतला पाइप डाला जाता है, और पतला पाइप डाल के इस तरह से इसको अटैच किया जाता है बॉटल को, और यहाँ से पानी फिर निकल कर जमा हो जाता है और फिर पिया जाता है। तो इस तरह से किया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, डिजर्ट ओक। उसके बाद देख लेते हैं हम कि कौन से स्टेट्स हैं, अलग अलग जो रियासतें होती है, ठीक है, क्षेत्र होते हैं, उनमें अलग अलग जो होते हैं फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है वो देख लेते हैं हम। तो ये हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर बैसाखी इस्तेमाल में आती है, ठीक है। केरला में ओणम मनाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर बाहू मेला होता है, याद रखिएगा। आसाम में बिहू, केरला में ओणम, हरियाणा पंजाब में बैसाखी, जम्मू एंड कश्मीर में बाहू मेला, झारखंड में करम फेस्टिवल, और उत्तराखंड में पूर्णा कुंभ मेला। ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल और गोवा में शिगमो, ठीक है। तो ये तमाम आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट में निकल जाए। और मैं दुआ भी करती हूँ कि दोबारा देने की ज़रूरत ना पड़े आपको, ठीक है। टाइट आने वाला है, जितने भी महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि टाइट बहुत जल्द आने के इम्कानात है। तो आपके लिए उसमें अपीयर होने के लिए आपको सीटेट क्लियर करना होगा। तो खूब मेहनत कीजिए और सीटेट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट
और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, ठीक है। बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो चलिए फिर, खुदा हाफिज़, खूब पढ़ें और आगे बढ़ें, यही दुआ है मेरी। अल्लाह हाफिज़।